हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स की, जो कि कंपनी अकाउंट्स का एक पार्ट है। आप सभी को पता होगा कि हमारा क्लास 12th का सिलेबस दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो पार्टनरशिप, दूसरा है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में कई चैप्टर्स दिए हुए हैं, जैसे कि इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड जिसमें कंपेरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की, तो कंपनी अकाउंट्स में जो दो चैप्टर दिए हुए हैं आपके, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इन दोनों चैप्टर से मिला करके लगभग 25 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। फिर चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एससी बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, ठीक है। तो अगर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तब भी हमारा चैप्टर क्या रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला चैप्टर, इशू ऑफ शेयर्स। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या होती है आप सबको पता होगा, ठीक है। अगर हम लोग बिजनेस छोटे लेवल पे करते हैं तो एक फर्म ओपन करते हैं जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अगर उसी बिजनेस को थोड़ा बड़ा करना है या बढ़ाना है, ठीक है, तो सारी एक्टिविटीज़ हम खुद मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हम बिजनेस को जब बड़ा करते हैं, ठीक है, तो फर्म से कन्वर्ट करके उसे कंपनी फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। तो कंपनी जो होती है, कंपनी में जो भी कैपिटल लगी होती है, ठीक है, कैपिटल पता ही क्या होता है, ठीक है। बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। कंपनी में जो भी कैपिटल लगी हुई है, अगर उस कैपिटल को कई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। इन केस मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें कैपिटल लगी हुई है 10 लाख रुपीज़ की, 10 लाख रुपए की कैपिटल लगी हुई है। इस 10 लाख रुपए की कैपिटल को अगर हम 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, क्या करें, 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो मान लेते हैं 1 लाख से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी कैपिटल मान लेते 10 लाख रुपए है, उससे 1 लाख पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट की जो वैल्यू आती है कितनी आई, 10 रुपये। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर किसी कंपनी की कैपिटल को 1 लाख शेयर्स, पार्ट शेयर मतलब होता है कंपनी की कैपिटल का छोटा सा पार्ट, ठीक है। यानी अगर कंपनी की कैपिटल को 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो जो एक पार्ट की वैल्यू आई वो आई 10 रुपये, यानी कह सकते हैं एक शेयर की जो वैल्यू आई वो 10 रुपये आई, ठीक है। यानी कि कंपनी की कैपिटल को अगर कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो जो सिंगल पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं, कितने रुपए वाले, 10 रुपये वाले। यानी इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, क्लियर है। अगर क्वेश्चन में कंपनी की कैपिटल दी हुई है, शेयर का रेट दिया है, तो उस केस में हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। मान लें इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया होता है कि किसी कंपनी की कैपिटल कितनी है, 10 लाख है, जो कि 10 रुपये वाले शेयर में डिवाइड है, यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है, तो 10 से डिवाइड कर देते, आ जाता 1 लाख, यानी 1 लाख शेयर्स, क्लियर है। इतना समझ में आ गया होगा कि अगर किसी कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो जो सिंगल पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, शेयर, क्लियर है। अब आगे है इशू ऑफ शेयर। कंपनी शेयर इशू क्यों करती है, ठीक है। कंपनी का शेयर इशू करने का पर्पज जो मेन होता है वो होता है कैश, ठीक है। क्या होता है, कैश। पर्पज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, मेनली या कह सकते हैं जो मेन पर्पज होता है कंपनी का शेयर इशू करने का वो होता है कैश। यानी जब किसी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, या फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो शेयर इशू करके फंड रेज कर सकती है, ठीक है। सेकंड हो सकता है अदर देन कैश,
इस चैप्टर में हमको दोनों केसेस पढ़ने होंगे, कैश वाले भी पढ़ने होंगे, अदर देन कैश वाले भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अदर देन कैश में शेयर इशू करने की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? अगर मान लेते हैं कि हमने किसी वेंडर से कोई असेट खरीदी, ठीक है, बट उस असेट को पे ऑफ करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो उस केस में हम उस वेंडर क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब कोई कंपनी नई नई इस्टेब्लिश हुई होती है तो उसके पास फंड्स की कमी होती है। उस केस में अगर वो कोई बड़ी असेट या बड़े अमाउंट की असेट परचेज कर लेती है तो उसके पास देने के लिए फंड्स नहीं होते हैं, तो उस केस में कंपनी चाहे तो अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स उसे ऑफर कर सकती है। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो पैसे के बदले कंपनी के शेयर्स ले सकता है। यानी अदर देन कैश में एक तो हो गया वेंडर्स को इशू करते हैं, ठीक है, वेंडर्स मतलब जिनसे हमने कोई भी असेट परचेज करी है उधार पे। उसके अलावा प्रमोटर्स को भी दे सकते हैं, अंडर राइटर्स को दे सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, प्रमोटर्स क्या होते हैं, अंडर राइटर्स क्या होते हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं जो बिजनेस इस्टेब्लिश करने का या रन करने का काम करते हैं। मान लेते हैं आपको कोई बिजनेस एक स्टार्ट करना है या इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उस केस में आप कुछ लोगों को हायर कर सकते हैं जो बिजनेस सेटअप करने में या बिजनेस रन करने में क्या हो, एक्सपर्ट हों, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपको एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप करके दे देंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें बिजनेस रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज़ या लीगल फॉर्मेलिटीज़ पता होती हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स, ठीक है, जो कि आपको क्या करते हैं, बिजनेस प्रॉपर तरीके से रन करके देते हैं। दूसरे होते हैं अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स क्या होते हैं? अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो आपकी कंपनी के शेयर्स बेचने का काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी कंपनी भी मार्केट में नहीं है, आपने पब्लिक को शेयर ऑफर किए, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट में आपके शेयर इजीली ना सोल्ड आउट हों, तो उस केस में अंडर राइटर्स इस बात की गारंटी लेते हैं कि वो शेयर्स आपके मार्केट में बेच देंगे। इस बात के लिए कुछ कमीशन लेते हैं, ठीक है, तो उनको हम कमीशन कैश में ना दे के क्या करते हैं, शेयर्स की फॉर्म में दे सकते हैं। प्रमोटर्स को भी उनका पेमेंट, ठीक है, कैश की फॉर्म में ना दे करके शेयर्स की फॉर्म में दे सकते हैं। वेंडर्स को भी बताया ही कि शेयर्स दे सकते हैं। तो जो शेयर इशू करने का पर्पज होता है वो मेनली क्या होता है, कैश होता है, लेकिन कभी कभी अदर देन कैश भी हो सकता है। ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो चैप्टर में दी हुई हैं कैश बेसिस पे, कुछ प्रॉब्लम्स आपको अदर देन कैश बेसिस पे भी मिलेंगे। अब बात करते हैं जो शेयर्स इशू हम करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली शेयर्स जो इशू करते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मेनली कोई भी कंपनी 2 टाइप के शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स को हमने शॉर्टकट में लिखा है। प्रेफरेंस शेयर्स फर्दर 8 टाइप्स के होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे क्या होता है उनके टाइप्स। मेनली जो कंपनी शेयर इशू करेगी 2 टाइप के होंगे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों को इशू करने में न्यूमेरिकल लगाते समय कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जिस तरीके से इक्विटी शेयर के क्वेश्चन किए जाएंगे सेम तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स के भी क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। जो डिफरेंसेस हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि शेयर्स क्या होता है, समझ लिया हम लोगों ने कि अगर किसी कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो सिंगल पार्ट क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 10 लाख की कैपिटल थी, 1 लाख पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई, 10 रुपये। यानी कह सकते हैं कंपनी के पास जो शेयर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। और कंपनी के पास कितने शेयर हैं, कंपनी के पास 1 लाख शेयर है 10 रुपये वाले। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, तो जो कंपनी शेयर इशू करती है 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। इन शेयर्स को इशू करने का पर्पज क्या होता है, पर्पज होता है कैश और अदर देन कैश। मेनली जो पर्पज होता है वो होता है कैश, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब ये शेयर हम इशू करेंगे, ठीक है,
तो इनको किस रेट पे इशू करते हैं, टर्म ऑफ इशू क्या होंगे। जो शेयर हम मार्केट में बेचते हैं या इशू करते हैं उन्हें हम दो तरीके से इशू कर सकते हैं, एक तो एट पार, दूसरा एट प्रीमियम। अब ये क्या होता है, एट पार का मतलब है जैसे हमने यहाँ पे देखा हमारे पास 1 लाख शेयर थे, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये थी। तो यहाँ पे एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास जो शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। अगर 10 रुपये वाला शेयर हम पब्लिक को 10 रुपये में ही बेचते हैं, ठीक है, यानी जितनी वैल्यू थी उतने रुपए में ही पब्लिक को ऑफर करते हैं। अगर 10 रुपये वाला शेयर हम पब्लिक को 10 रुपये में ही ऑफर करते हैं तो उसको बोलेंगे एट पार। अगर हम 10 रुपये वाला शेयर 10 से महंगा बेचते हैं, मान लेते हैं 11, 12 कुछ भी मान लेते हैं, तो जो 10 से महंगा बेचा 2 रुपये एक्स्ट्रा लिए वो क्या हो गया, प्रीमियम। तो यहाँ पे जो 12 रुपये का शेयर है इसमें कैपिटल कितनी हो गई, कैपिटल हो गई 10 रुपये, प्रीमियम कितना हो गया, प्रीमियम हो गया 2 रुपये, ठीक है। जिस रेट पे हम बेचते हैं 10 रुपये 12 रुपये, इसको बोलते हैं इशू प्राइस। क्या बोलते हैं, इशू प्राइस, ठीक है। और जो शेयर की वैल्यू होती है, यानी जिस रेट पे हमारी बैलेंस शीट में या बुक्स ऑफ अकाउंट में शेयर दिख रहा होता है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। यानी कंपनी के पास 1 लाख शेयर थे 10 रुपये वाले, तो जो 10 रुपये ये वैल्यू हुई जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी बैलेंस शीट में शेयर्स की वैल्यू शो होगी, उसे क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। और जिस रेट पे बेचेंगे उसे क्या बोलेंगे, इशू प्राइस। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। अब जब हम शेयर बेचेंगे, ठीक है, तो हमें मान लेते हैं हमने एट पार पे बेचा, ठीक है। शेयर्स बेचते किसको हैं, पब्लिक को बेचते हैं, ठीक है। अगर कैश के लिए हम शेयर बेच रहे हैं किसको बेचेंगे, पब्लिक को। मान लेते हैं पब्लिक को हमने शेयर ऑफर किया 10 रुपये का एक, तो हमारे पास पेमेंट रिसीव करने के 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये होगा कि हम पब्लिक से या जिसको भी शेयर देते हैं क्या करें, 10 रुपये पूरे एक बार में ले लें। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि यही पेमेंट क्या करें, इंस्टॉलमेंट्स में ले लें, ठीक है। अगर पेमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, पेमेंट 2 टाइप से ले सकते हैं। एक होता है वन टाइम, यानी पूरा पैसा एक ही बार में, जिसे हम लमसम पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लमसम पेमेंट मेथड, ठीक है। सेकंड होता है इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी पैसा चाहें इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं। अगर ये 10 रुपये का जो शेयर हम मार्केट में बेच रहे हैं, यानी अगर एट पार पे बेच रहे हैं तो 10 वाला शेयर हम 10 में ही बेच रहे होंगे। अगर पब्लिक से हम कहते हैं कि आप हमारे शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको पूरे 10 रुपये एक बार में देने होंगे, तो इसे बोलेंगे वन टाइम या फिर लमसम पेमेंट मेथड। अगर वही 10 रुपये हम पार्ट्स में मांग लेते हैं, यानी कि हम कंपनी से कहते हैं कि सबसे पहले आप अभी 3 रुपये दे दीजिए, कुछ महीने बाद आप 3 रुपये फिर दे दीजिएगा, कुछ महीने बाद आप 2 रुपये दे दीजिए और कुछ महीने बाद 2 रुपये दे दीजिएगा। यानी हमने मांगे पूरे 10 रुपये, बट अब की बार मांग लिए 4 इंस्टॉलमेंट्स में, तो इसे क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट्स मेथड। क्लियर है। यानी कि हमने क्या देखा कि शेयर क्या होते हैं, ठीक है, इशू क्यों करते हैं, शेयर्स के टाइप क्या हैं, इशू करते हैं तो किस प्राइस पे इशू करते हैं, एट पार पे भी कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। पैसा, अगर पैसा हमको जो रिसीव करना है, जो पैसा मिलना है, 2 तरीके से मिल सकता है। अगर चाहें तो वन टाइम यानी एक बार में पूरा पैसा ले सकते हैं, और चाहें तो इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा ज़्यादातर किस चीज़ का आएगा, इंस्टॉलमेंट्स का आएगा, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव करते हैं हम लोग, तो जो पहली इंस्टॉलमेंट आती है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट। नेक्स्ट वाली को बोलते हैं फर्स्ट कॉल। उसके बाद वाले को सेकेंड,
यही आखिरी, तो सेकेंड एंड फाइनल। ये कोई फिक्स नहीं है कि कंपनी कितने कॉल में पैसा मांगेगी। कंपनी चाहे तो 4 बार में पैसा मांग सकती है, यानी 4 इंस्टॉलमेंट पैसा मांग सकती है। कंपनी चाहे तो इसी को कम करके 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकती है। कंपनी चाहे तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी पैसा ले सकती है। कंपनी चाहे तो 1 बार में पैसा ले सकती है। यानी अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करना भी चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी, 1 होगी, यानी कि 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होंगी, ये कंपनी खुद डिसाइड करती है। ठीक है, नॉर्मली जो कंपनी पैसा मांगती है वो 3 से 4 इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है। क्लियर है? अब कंपनी के पास शेयर्स थे, ठीक है, कंपनी ने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, मान लेते हैं एट पार पे कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए, पैसा इंस्टॉलमेंट्स मांगना था। तो जब कंपनी शेयर्स ऑफर करेगी पब्लिक को, और पब्लिक उनको शेयर्स खरीदने के लिए जो एप्लीकेशन भेजेगी, क्या भेजेगी? सबसे पहले एप्लीकेशन। प्रोसीजर क्या होगा कि अगर कोई कंपनी शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो सबसे पहले जो लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी को एक एप्लीकेशन भेजते हैं। एप्लीकेशन के साथ जो ये एप्लीकेशन अमाउंट होता है ये भेजते हैं। जितने भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं उस हिसाब से एप्लीकेशन अमाउंट भेजते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा एप्लीकेशन अमाउंट कितना है, 3 रुपये है। मान लेते हैं कोई पर्सन 100 शेयर्स खरीदना चाहता है, एक शेयर की एप्लीकेशन वैल्यू कितनी है, 3 रुपये। तो अगर वो 100 शेयर खरीदना चाहता है तो 100 × 3 यानी 300 रुपये वो कंपनी को भेजेगा। ठीक है, अब ऐसे ही जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आना शुरू होंगी तो हो सकता है कि कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आए वो ऑफर्ड शेयर से कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं और बराबर भी हो सकती हैं। यानी बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, सब्सक्रिप्शन माने कि कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। सब्सक्रिप्शन, मान लेते हैं हमने पब्लिक को 1 लाख शेयर्स के लिए ऑफर दिया, यानी हमने एक प्रॉस्पेक्टस इशू किया पब्लिक में कि हम अपनी कंपनी के 1 लाख शेयर मार्केट में बेचना चाहते हैं। लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया और एप्लीकेशन भेजना शुरू किए। एप्लीकेशन का रेट हम यही मानते हैं 3 रुपये, और मानते हैं जो 1 लाख शेयर थे ये कितने रुपये वाले थे, 10 रुपये वाले। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन आएंगी, हमें 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन चाहिए, तो हो सकता है एप्लीकेशन हमारे पास 80,000 शेयर्स के लिए ही आए। दूसरा हो सकता है 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए। तीसरा हो सकता है 1,30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन आएंगी वो हमारे पास जो भी शेयर्स हैं उससे कम भी आ सकती हैं, उसके बराबर भी आ सकती हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकती हैं। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है कि जितने शेयर्स हमारे पास हैं उतनी ही एप्लीकेशन आएंगी, एप्लीकेशन कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये कंपनी की गुडविल पर डिपेंड करता है। अगर किसी कंपनी की गुडविल अच्छी है तो उसके शेयर मार्केट में हाथों हाथ खरीद लिए जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाएंगी। अगर लोगों को लगता है कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं है या कंपनी फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी, तो उस केस में लोग इंटरेस्ट कम दिखाएंगे, शेयर्स खरीदना नहीं चाहेंगे, उस केस में एप्लीकेशन कम आएंगी। ठीक है, इन केस ऐसा भी हो सकता है कंपनी जितने शेयर्स बेचना चाहती हो उतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए, ऐसा भी हो सकता है। अगर एप्लीकेशन कम आती है तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको बोलते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यानी कि जितने शेयर्स हम मार्केट में बेचना चाहते हैं या पब्लिक को जितने शेयर्स हमने ऑफर किए, अगर हमारे वो सारे शेयर्स बिक गए तो बोलेंगे इक्वल शेयर्स। सारे नहीं बिक पाए, एप्लीकेशंस कम आई या लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो उसे बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन।
अगर लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, अप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ गई हैं, जितने शेयर्स हमारे पास थे उससे ज़्यादा लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो उसे बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। जो ज़्यादातर हमारे पास क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं या इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के, यानी जो फुल लेंथ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के होते हैं या जो हमको अच्छे से पढ़ने को कौन से होंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन के। बाकी सब एकदम सिंपल सा ईजी सा है। तो हमने अभी तक देखा कि सबसे पहले शेयर्स क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं शेयर्स, ठीक है, शेयर क्यों इशू करते हैं, कैश के लिए अदर देन कैश के लिए, किस रेट पे इशू करते हैं, एट पार एट प्राइस, उसके बाद जो पेमेंट लेते हैं कैसे लेते हैं, चाहे तो वन टाइम ले सकते हैं और चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में आया होगा, तो ठीक है। अब इसी के बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इंस्टॉलमेंट्स का, ठीक है। आज हम लोग इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी ही अदर देन कैश का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वेंडर्स को कैसे इशू करते हैं तब एंट्री क्या होती है, प्रमोटर्स को देते हैं तो एंट्री क्या होती है, अंडर राइटर्स को देते हैं तो एंट्री क्या होती है, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लेते हैं कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है, इनवाइटेड application for 1 lakh equity shares of rupees 10 each at par, on which the amount was payable as follows। एक कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है जो इनवाइट कर रही है, क्या एप्लीकेशन कर रही है, कितने शेयर्स के लिए, 1 लाख इक्विटी शेयर्स। अभी मैंने बताया था कि शेयर दो टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कहीं पे प्रेफरेंस शेयर दिया होगा, ठीक है, यानी क्या दिया होगा, प्रेफरेंस शेयर दिए होंगे, तो उसके आगे एक परसेंटेज लगा होगा, कुछ भी हो सकता है, 6%, 7%, 8%, कुछ भी लगा हो। जो एक परसेंट दिया होता है साथ में, ये होता है रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन लगाते समय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब भी आप शेयर का नाम लिखेंगे तो साथ में क्या लगाएंगे, वो परसेंट लगाएंगे, ठीक है। ये परसेंट क्या शो करता है, ये परसेंट शो करता है उस पर रेट ऑफ डिविडेंड, यानी उसे कितने परसेंट रिटर्न मिलेगा। अगर 6% है यानी कि उसे 6% रिटर्न मिलेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो 100 रुपये का 6% 6 रुपये, सॉरी 6 रुपये, यानी 100 रुपये पे उसे हर साल 6 रुपये क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है। अब फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करते हैं, ऐसे एंट्री लिख देते हैं। सेकेंड एंट्री बनेगी हमारी किस चीज़ की, अलॉटमेंट की, ठीक है। सेम फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग, या आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे समझ में आएगा। किसी के बाद नेक्स्ट एंट्री, यानी पहली एंट्री ये हो जाएगी, दूसरी एंट्री ये, तीसरी एंट्री लिखने जा रहे हैं। देखिए, एप्लीकेशन तो बगैर मांगे आ गई, हमने ऑफर किया, लोगों ने एप्लीकेशन भेज दी, तो पहले पैसा आया, उसके बाद हमने एक्सेप्ट करी तो ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगर हमने शेयर अलॉट कर दिए, ठीक है, यानी क्या कर दिए, शेयर सबकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, यानी शेयर्स दे दिए हैं, तो जो नेक्स्ट कॉल होगी, यानी नेक्स्ट कॉल को बोलते हैं अलॉटमेंट। तो हमें अलॉटमेंट का पैसा क्या करना पड़ेगा, पहले ड्यू करना पड़ेगा, यानी कि मांगना पड़ेगा, उसके बाद पैसा मिलेगा। तो जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो अलॉटमेंट ड्यू की होगी। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस कम हो गया है, ये लिख देते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का रेट कितना माना था हम लोग क्वेश्चन में? 3 रुपये माना था। 1 लाख शेयर्स थे 3 रुपये वाले, यानी कितना पैसा मांगेंगे हम लोग अलॉटमेंट का? 3 लाख रुपए मांगेंगे। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे ही हम लोग मतलब कोई भी कंपनी पब्लिक में शेयर ऑफर करती है, तो जो कंपनी के पास जो भी एप्लीकेशन आती हैं या पब्लिक जो भी एप्लीकेशन कंपनी के पास भेजती है, ठीक है, तो वो पैसा सबसे पहले कंपनी के पास आता है, यानी कि पैसा आया उसके बाद शेयर अलॉट किए गए। क्लियर है? पहले क्या हुआ, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई, यानी कि पैसा आया, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशंस आ गई। एप्लीकेशन ने क्या कर ली? एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करने का मतलब उनका पैसा क्या कर दिया? हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जितनी भी कॉलें होंगी, फिर चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल, चाहे फाइनल कॉल, उन सभी में पहले हमको पैसा मांगना पड़ेगा, ठीक है, यानी जिनको भी शेयर्स दिया उनसे कहेंगे कि आप अलॉटमेंट का पैसा भेजिए, फिर वो लोग पैसा भेजेंगे। तो पैसा मांगने को ही बोलते हैं ड्यू करना। क्या करते हैं? बोलते हैं ड्यू करना। तो ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो गई। क्या बनी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। 3 लाख कहां से आया समझ में आ गया होगा। 1 लाख शेयर्स हमने अलॉट किए थे, जितने शेयर्स अलॉट करेंगे उन्हीं से हम लोग पैसा मांगेंगे। 1 लाख शेयर्स अलॉट किए थे, अलॉटमेंट का रेट क्या था? 3 रुपये था, तो 1 लाख शेयर से हमने 3 रुपये पर शेयर मांगा, 3 लाख रुपए आ गए। मान लेते हैं उन 1 लाख लोगों ने सबने पैसा दे दिया, तो अलॉटमेंट मनी को रिसीव हो जाएगी। अब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 3 लाख मांगा था, मान लेते हैं पूरा 3 लाख मिल गया, सबने टाइमली पैसा भेज दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। क्लियर है? अलॉटमेंट पैसा मांगा, अलॉटमेंट पैसा रिसीव हो गया। एंट्री नंबर 1 पहले ये एप्लीकेशन आई, हमने एक्सेप्ट करी। 3rd एंट्री अलॉटमेंट पैसा मांगा। 4th एंट्री पैसा मिल गया। जैसे हमने पहले अलॉटमेंट पैसा ड्यू किया, उसके बाद रिसीव किया, सेम तरीके से हम लोग फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे और फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे। यहाँ पे ड्यू की एंट्री क्या बनी थी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बस कॉल का नाम चेंज होगा, अलॉटमेंट जगह पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉल। यानी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी लगभग सिमिलर एंट्री है, सिर्फ क्या चेंज होगा? सिर्फ अलॉटमेंट जगह पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉल आ जाएगा। यानी नेक्स्ट एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रेट कितना माना था हम लोगों ने? हम लोगों ने माना था 2 रुपये, क्योंकि 1 लाख शेयर्स थे, उन्हीं से पैसा मांगेंगे। 2 रुपये पर शेयर मांगना था, तो 1 लाख इंटू 2 लाख। नरेशन यहाँ पे लिखा था बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ कर देंगे बीइंग इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। एंट्री में कोई खास डिफरेंस नहीं है, जैसे एंट्री बनी थी अलॉटमेंट की सेम बनेगी फर्स्ट कॉल की। रिसीव की एंट्री में कोई खास चेंज नहीं होगा, जैसे यहाँ पे रिसीव किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ बन जाएगी अलॉटमेंट जगह पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट कॉल। यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
2 लाख मांगा था, पूरा 2 लाख मिल गया। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। क्लियर है? एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 6। इतना सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले 1 लाख शेयर्स थे, उन पे एप्लीकेशन आई, तो एप्लीकेशन रिसीव किया, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने मतलब होता है कैपिटल में ट्रांसफ़र करना। उसके बाद अलॉटमेंट पैसा ड्यू किया, रिसीव किया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल रिसीव किया। सेम तरीके से फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और फाइनल कॉल रिसीव करेंगे। ठीक है, फाइनल कॉल ड्यू रिसीव करते समय जैसे एक एंट्री बनी है फर्स्ट कॉल की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसे फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल, अगर क्वेश्चन लिखा होगा, जो भी लिखा होगा, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी नेक्स्ट कॉल का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको रेस कर देते हैं, इसी के नीचे एंट्री लिख देते हैं। इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन नहीं लिख रहे हैं, नरेशन सेम ही बनेगी जो यहाँ पे बनी थी, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अमाउंट कितना था, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी पैसा हमने 2 पे माना था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 लाख। यानी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड्स को क्या करते हैं हम लोग, रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 लाख शेयर्स अलॉट किए थे तो उन्हीं से पैसा मांगना था, तो जो भी रेट दिया होगा फाइनल कॉल का उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, रिसीव कर लेंगे। दो लाख। ठीक है, तो चारों कॉलों की एंट्रियाँ हो गई। ये हमारी 7th कॉल थी, यानी कि 7th एंट्री थी, ये 8th एंट्री। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 1 लाख शेयर्स किसी कंपनी के थे, कंपनी का नाम क्या था, XYZ लिमिटेड, जिस पे कि हमने पैसा कैसे मांगा था, हमने पैसा मांगा था 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 2 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये पैसा मांगा था। 1 लाख शेयर्स थे। सबसे पहले एप्लीकेशन आई, हमने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करने की एंट्री ये हो गई, ये एप्लीकेशन रिसीव करने की हो गई। तो एप्लीकेशन रिसीव करी, एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद हमने अलॉटमेंट मांगा, अलॉटमेंट रिसीव हो गया। फर्स्ट कॉल मांगा, फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया। सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगा, सेकेंड फाइनल कॉल रिसीव हो गया। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट, यानी कि फाइनल कॉल तक एंट्रियाँ हो गई। यानी कि क्वेश्चन में ऐसे आपको पैसा जो भी रिसीव किया जाएगा 3-4 बार में रिसीव किया जाएगा। हो सकता है एप्लीकेशन दिया हो, अलॉटमेंट दिया हो, फर्स्ट कॉल दिया हो और फर्स्ट कॉल पे पूरा पैसा रिसीव हो जाए, फाइनल कॉल ना आए। ठीक है, यानी हो सकता है 3 कॉल में, हो सकता है 4 कॉल में हो। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसके आगे के लेक्चर्स भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो भी बुक यूज़ कर रहे हो, चाहे डीके गोयल यूज़ कर रहे हो, चाहे टीएस गेवाल यूज़ कर रहे हो, या यूपी बोर्ड की कोई बुक यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उन बुक्स के कोशिश करके सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, स्पेशली डीके गोयल जो कि ज़्यादा चलती है सीबीएसई आईसी बोर्ड में, डीके गोयल के जो भी क्वेश्चंस होंगे शेयर्स के, उनके प्रॉपर सोल्यूशंस आप लोग को प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको चीज़ समझ में आ गई तो इसी के बेसिस पे आपको मैं एक एग्जांपल दे देते हैं, उसको आप लोग अपने आप लगाइएगा
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप लोग उससे मैच कर लीजिएगा, ठीक है, कि आप लोग को कितना समझ में आया, कितना सही है, कितना गलत है, मैच कर लेंगे तो आप लोग को आसानी होगी समझने में, ठीक है। और अगर आप रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आप चैप्टर्स के साथ आगे के लेक्चर्स भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, और आपको अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होगा वो ईजिली दूर हो जाएगा। या मैंने जो बताया इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर लिखिए कि हाँ सर आपने ये बताया, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए, उसको आप घर पे ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए और खुद से ट्राई करिएगा। ABC लिमिटेड invited applications for 50,000 shares of rupees 10 each at par, on which the amount was payable as follows. On application rupees 3, on allotment rupees 4, on first and final call rupees 3. Obligations for all the shares were duly received and shares allotted, ठीक है। एक कोई ABC लिमिटेड कंपनी है जिसके पास 50,000 शेयर्स हैं। एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपये, जो कि एट पार यानी कि जितने पे था उतने पे बेचा गया है। पैसा कैसे मांगा गया है, कंपनी ने कैसे मांगा है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये। यानी यहाँ पे एप्लीकेशन की 2 एंट्रियाँ होंगी, अलॉटमेंट की 2 और फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रियाँ, फाइनल कॉल की एंट्री नहीं आएगी। एप्लीकेशंस फॉर ऑल दी शेयर्स वर ड्यूली रिसीव्ड एंड शेयर्स अलॉटेड। जितने शेयर्स हमने ऑफर किए थे उन सबके लिए एप्लीकेशन आ गई, यानी 50,000 एप्लीकेशन आई होंगी और हमने सारी एक्सेप्ट कर ली और शेयर्स अलॉट कर दिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको आपने ध्यान समझा होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग ईजिली लगा लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। ये होमवर्क इसलिए दिया गया है ताकि आपको ये एंट्रियाँ आसानी से याद हो जाएं, ठीक है, क्योंकि आगे हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे फुल लेंथ उनमें यही एंट्रियाँ बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। अमाउंट में थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि साथ में अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पा रहा तो क्या होगा, यानी एरियर आएगा, एडवांस आएगा, बाकी चीज़ें आएंगी, ठीक है। लेकिन ये एंट्रियाँ क्या होंगी, लगभग हर केस में ये एंट्रियाँ रिपीट होंगी, ठीक है। यानी हर बार एप्लीकेशन आएगी तो पहली एंट्री होगी, दूसरी होगी, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे, सब हर क्वेश्चन में होगा। तो अगर एंट्रियाँ आपको याद हैं तो क्वेश्चन क्या रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है। और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन लगाते लगाते आपको ऑटोमेटिकली एंट्री याद हो जाएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। अगर कोई डाउट है या अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें कि सर ऐसा कुछ चेंजेस के लिए, या पढ़ाने के तरीके में, या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, या आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, जो भी कुछ सजेशंस आपके हों या जो भी आपको लगता हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के सलूशन के साथ और आगे के लेक्चर के साथ।